मेरा वोट मेरी सरकार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। आज पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में त्योहार जैसा माहौल है क्योंकि चुनाव का वोटिंग का दिन है। तमिलनाडु के सभी 234 सीट पर वोटिंग सुबह 7 बजे से जारी है। तो बात पश्चिम बंगाल की करें, पहले फेज में कुल 152 सीटें वहां पर फिलहाल वोट डाले जा रहे हैं। बंगाल चुनाव के पहले चरण में जनता जो है वो 1478 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जहां टीएमसी और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला है, तो वहीं तमिलनाडु में भी डीएमके की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन और एआईएडीएमके बीजेपी का जो गठबंधन है, इसके बीच मुकाबला है। तो दोनों ही राज्यों में सुबह से मतदान केंद्रों के बाहर वोटरों की लंबी कतार देखी जा रही। मुंसिफ टीवी भी जब से वोटिंग का यह अमल शुरू हुआ है, लाइव और अहम तस्वीरें आप तक बराह रास्त पहुंचा रहा है। और महिलाओं में भी इस मौके पर खासा उत्साह देखा जा रहा है, उसको लेकर हम अलग से बातचीत भी करेंगे। फिलहाल अब तक की क्या क्या अपडेट है वो मैं आप तक पहुंचा दूं। तो खबर दरअसल मुर्शिदाबाद से निकली है कि नोदा में बहुत तनाव इस वक्त फैल गया है। कशीदगी के माहौल में वोटिंग का अमल वहां पर जारी है। एजेयूपी प्रमुख यानी जो हुमायूं कबीर है, जो यहाँ से उम्मीदवार भी है रेजूनगर से, वो वहाँ पर पहुँच गए और टीएमसी के जो समर्थक हैं और हुमायूं कबीर जो है उनके बीच वहाँ पर एक झड़प देखने को मिली। हाथापाई की नौबत भी इस पूरे मामले में आई है और मौके पर पुलिस फिलहाल पहुँच चुकी है। हुमायूं कबीर की तीखी बहस और नोकझोंक के वीडियो सामने भी आए हैं और वो कुछ देर में हम आपको स्क्रीन पर जरूर दिखाएंगे, जिससे वहाँ पर जो हालात है वो तनावपूर्ण हुए हैं, किस तरह से वो चीज़ें नजर आई है वो तस्वीरें हम आपको बहुत जल्द दिखाएंगे। हालांकि इस भिड़ंत और विवाद का जो मुख्य कारण है वो अब तक सामने नहीं आ पाया है, लेकिन पुलिस वहां पर शांति कायम करने में लगी हुई है। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के लिए सुबह 7 बजे से ही विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया जारी है। निर्वाचन आयोग ईसीआई के द्वारा जो आंकड़े मिले हैं 9 बजे तक के, उसके मुताबिक अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल में 18.76 और तमिलनाडु में 17.69% मतदान दर्ज किया गया है, जो कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के जो आंकड़े हैं आसाम और केरला की तुलना में बहुत कम नजर इस वजह से भी आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर दरअसल गर्मी का वो जो माहौल है वो देखने को शायद मिल रहा है। लेकिन किस तरह से आज का ये पूरा दिन रहेगा, हमारे साथ एक्सपर्ट्स और पॉलिटिकल पार्टीज के ऑफिशियल स्पोक पर्सन प्रवक्ता भी इस आज की चर्चा में शामिल रहेंगे और उनसे हम तफसीली तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश भी करेंगे। फिलहाल 2 मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ और परिचय करवा देते हैं। मुंसिफ टीवी के स्क्रीन पर कई मरतबा आपने इन्हें पहले भी देखा है और इनका जो विश्लेषण है वो दरअसल आपने सुना है। राहुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देश के जाने माने पत्रकारों में से एक और फिलहाल नई नस्ल पत्रकारिता में तैयार कर रहे हैं, और राजकुमार पाठक जी भी इस चर्चा का हिस्सा है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। पाठक, चर्चा का आगाज वहीं से मैं करने जा रहा हूँ। पश्चिम बंगाल मतलब तनाव, हिंसा, ये चीज़ें आमतौर पर हुई है और अब शुरुआत इसकी 9:30 बजे से हो चुके हैं। हुमायूं कबीर और टीएमसी के कार्यकर्ता मुर्शिदाबाद में झड़प और वहाँ पर माहौल फिलहाल तनावपूर्ण है। आगे अब क्या क्या होगा फिर? और देखिए, बंगाल जो एकमात्र ऐसा राज्य है अभी पूरे देश में जहाँ पर भी आज भी हिंसा जो है वहाँ का चुनाव का पर्याय है। और जिस हुमायूं कबीर के बारे में आप बता रहे हैं कि वहाँ पे, तो उसके बारे में कहा जा रहा है कि कल देर रात कोई देशी बम से हमला हुआ और उस हमले के बाद उसकी जांच करने या उसके बारे में जानकारी करने के बाद हुमायूं कबीर पहुंचे थे बूथ पे, जहां पर कि टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ उनकी झड़प हुई है और अब वो धरने पर बैठे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है, बंगाल का जो चुनाव है उसका रक्त चरित्र ही है, शुरुआत से जारी है। आज इस बार अब कितना होता है, अभी तक तो एक घटना की खबर आई है, आगे कितनी घटनाएं होती है नहीं होती है इस पर निर्भर करेगा। वैसे इस बार जो सिक्योरिटी जो इंतजाम किए गए हैं उसमें अभी तक जो दिखाई दे रहा कि सीआरपीएफ ने पूरी जिम्मेदारी उठाई है और जो लोकल पुलिस है उनको थोड़ा पीछे रखा गया है, जिससे कि माहौल जो है वो गर्म ना हो जाए। और लोकल पुलिस के बारे में कहा जा रहा है कि वो सिंडिकेट की तरह काम करते हैं और वो टीएमसी के लिए फेवर में काम करते हैं, तो उसको अभी दूर रखा गया है। कई मतदान केंद्र की तस्वीरें भी जो आई हैं तो बहुत दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा, जो वोटर हैं वही लगे हुए हैं। तो अभी तक तो आप बंगाल के चुनाव के पिछला अगर रिकॉर्ड देखें उसके हिसाब से तो अभी शांतिपूर्ण इसको कहिए, इसको हिंसा में मत गिनिए। आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि एक और खबर आ गई इस बीच सिलीगुड़ी से भी।
अच्छा। मुर्शिदाबाद के बाद ये दूसरी बड़ी खबर सिलीगुड़ी से, जहां पर मतदान के दौरान टीएमसी और बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उनके बीच में झड़प हुई है। दरअसल जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं यहाँ से शंकर घोष, वो मतदान केंद्र के आसपास नजर आए। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया और वहां पर भी हालात जो है टाइट हो गए, पुलिस पहुंच गई। हाँ, तो अब देखिए धीरे धीरे दिन चढ़ रहा है, तो लगता है जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ रहा है उस तरह से चुनाव का भी टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो चुका है। तो है क्या कि टीएमसी कार्यकर्ता और बीजेपी कार्यकर्ता, देखिए जब क्या नाम कहते हैं, कम्युनिस्ट की सरकार थी, तो कम्युनिस्ट वहाँ पर देखिए क्या है कि बंगाल का जो आप देखेंगे तो बंगाल में एक कार्यकर्ता जो पहले कांग्रेस था 1967 के पहले, बाद में वही कम्युनिस्ट हुआ, उसके बाद वही टीएमसी में आए, अब उन्हीं में से कुछ बीजेपी में आए। तो लड़ने की प्रवृत्ति सब में है, कोई किसी की सुनने नहीं जा रहा, और वहां पर लड़ाई ही उन लोग को लगता है कि चीखना चिल्लाना मार पीट इसी से चुनाव जीता जा सकता है। तो ये तो वहाँ चलता ही रहेगा। जिस तरह से आप बोले कि दूसरा भी आ गया, तो ये इसलिए चलता जा रहा है क्योंकि जो लड़ाई करने वाले हैं वही ट्रांसफ़र हो रहे हैं, सिर्फ पार्टी बदल रहे हैं। और इस बार चूंकि बीजेपी में कुछ ज़्यादा लोग एग्रेसिव आए, तो उसके हिसाब से वहाँ हिंसा हो रही है। और टीएमसी वाले तो पहले से ही बदनाम है, कुख्यात हैं कि हमको मारपीट करना है, बूथ लूट लेना है, ईवीएम को ख़राब कर देना है या कुछ और कर देना है, जिससे कि, लेकिन अभी कोई मेजर हिंसा नहीं हुई है, ये राहत की बात है। वैसे अभी तो 11:15 ही हुए हैं। आगे फिर इस पर नज़र रखनी पड़ेगी कि क्या हुआ नहीं हुआ, इलेक्शन कमीशन कहाँ तक अपने डिप्लॉयमेंट से इस पूरे चुनाव को हिंसा से दूर रख पा रहा। आप देखिए, आप तमिलनाडु में भी चुनाव हो रहा, लेकिन वहां से आपको इस तरह की कोई खबर नहीं आएगी। अब तक कोई खबर नहीं, शांतिपूर्ण मतदान। और दरअसल जो अपील की जा रही है मतदाताओं को, वो भी बहुत अच्छे तरीके से, सलीके के साथ। और यहाँ पश्चिम बंगाल में उसका उलट अपोजिट होता हुआ देखा जा रहा है। राहुल, आपके पास आते हैं, वोट परसेंटेज कुछ लोग कह रहे हैं बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन मेरे हिसाब से 9 बजे के जो आंकड़े हैं वो बिल्कुल ठीक है। जब 11 बजे तक चीज़ें क्लियर होगी तो ये भी 28-30 या 32% के आसपास होगा, और शाम होते होते लगभग 70 के आसपास परसेंटेज वोटिंग की रहती हुई नजर आएगी। आपके आंकड़े क्या कह रहे हैं? अभी का यदि क्लाइमेट का यदि सीन देखिए तो अभी बंगाल और तमिलनाडु, ये दोनों इलाका में काफ़ी गर्मी बढ़ गई है। तो गर्मी बढ़ने के कारण से क्या है, कई लोग चाहते हैं कि या तो हम अर्ली पोलिंग हम मतदान कर दें, कई लोग चाहते हैं कि नहीं हम 2 बजे के बाद मतदान करें। तो शुरुआती दौर में कई जो परिवार हैं और जो इलेक्शन कमीशन जो है, ये जो लोगों को ये काफ़ी लंबे समय से जो बताया जा रहा है कि भाई आप अपना वोट का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, पहले आप मतदान कीजिए फिर जलपान कीजिए। यानी यदि आप देखें तो ये परसेंटेज बहुत पुअर नहीं है। यदि अभी 11 बजे, कुछ देर में आपके 11 बजे का ये वोट परसेंटेज आ जाएगा तो आपको अच्छा लगेगा कि ये परसेंटेज और भी बढ़ा है। और बढ़ने के पीछे कारण है क्या कि पहले की तुलना में जब से सोशल मीडिया एक्टिवेट हुए हैं, ये यंग जनरेशन सोशल मीडिया को वॉच करते हैं, तो उनमें भी वोट डालने की प्रवृत्ति बढ़ी है, महिलाओं में खासकर बढ़ी है। यदि दोनों राज्य का देखें आप, यानी पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में, तो दोनों में ही महिलाओं की संख्या सुबह सुबह बूथ पे सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। यानी कहने का अर्थ क्या हुआ, कहने का अर्थ ये हुआ कि लोग भी जागरूक हुए हैं, और महिलाएं खासकर जो कभी पहले बहुत पहले पीछे रहती थी, बाद में घर का काम कर लेंगे तब मतदान करेंगे, फिर 2 बज गया फिर सो गई, ख़त्म हो जाता था। लेकिन अब वो भी जागरूक हो गई है और वो भी पहले सोचती है कि पहले हम अपना पोल कर दें फिर घर का काम करें। और घर के जो मुखिया हैं वो भी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे, नहीं आप पहले पोल कर दो फिर घर का काम कर लेंगे। यानी इस प्रकार का जो सामंजस्य, यानी इस प्रकार का जो अवेयरनेस सभी जगह पहले की तुलना में, आप यदि बिहार का चुनाव आप भी कर रहे थे, लाइव कर रहे थे, तो उस समय आपने देखा कि स्टार्टिंग में ही कितने महिलाएं लगी हुई, लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। यानी आज से 20 साल पहले चले जाइए तो कतार 9 बजे के बाद पता था खाली हो जाता था, गिने चुने लोग आते थे, रिपोर्टर कभी जाते थे बूथ पर तो उसको कभी कभी आदमी नहीं मिलते थे। मैं भी कभी कभी लाइव करने की कोशिश करवाता था तो रिपोर्टर कहता था अरे अभी सर यहाँ कोई तो है ही नहीं तो मैं लाइव क्या करूँगा।
लेकिन आज के डेट में सीन उल्टा हो गया है, यानी लोग अवेयर हुए हैं, लोग बूथ तक पहुंच रहे हैं और अपना मतदान कर रहे हैं ताकि उनकी सरकार उनके अनुसार हो, उनकी इच्छा से डेवलपमेंट हो, जैसा वो सोचते हैं वो ऐसा देखने को मिल रहा है। तो हमको लगता है कि आने वाले समय में ये वोट परसेंटेज और अच्छा होगा। इसमें चुनाव आयोग की भी पहल है, बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी हैं वो लोग भी अपील कर रहे हैं और खासकर राजनेताओं जो वो भी चाह रहे हैं और ना एक तो एसआईआर के बाद हर राज्य में कहीं भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, क्योंकि लोग दरअसल जानना भी चाहते हैं ना कि एसआईआर में उनका नाम तो नहीं कट गया, तो फटाफट आते हैं अपना वोट डालने के लिए, ताकि चेक भी हो जाएगा कि नाम कटा या नहीं कटा और वोट भी उनका जो है अपना वहां पर हो जाएगा। तो ये एक बड़ा फैक्टर देखने को मिला। बिहार से इसकी शुरुआत हुई थी, बिहार में हुई थी बम्पर वोटिंग, उसके बाद पिछले जो हमने 2 राज्यों और 1 यूटी का इलेक्शन देखा और आज फिर वही सीन होता हुआ यहाँ पर नजर भी आता। अताउल हसन कांग्रेस के प्रवक्ता चर्चा का हिस्सा बन चुके हैं। अताउल हसन साहब, स्वागत है, वेलकम है आपका। पश्चिम बंगाल का चुनाव मतलब हिंसा तो हो गई, क्या इस बात को पूरा देश अब कबूल कर ले, मान ले? आखिर ऐसा होता क्यों है, वजह क्या है इसकी? हालांकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहीं कोई झड़प या झगड़ा नहीं किया है, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। सबसे पहले मुंसिफ टीवी के तमाम श्रोता, तमाम नाजरीन को मेरा सलाम, नमस्कार, जय हिंद। आपने बहुत ही मौजू बात उठाई है कि बंगाल में बिना हिंसा के चुनाव होते क्यों नहीं है। देखिए, जब आज़ादी के बाद में कांग्रेस की सरकार थी तो आपको शायद ही कोई गिने चुने ऐसे वाक्य सामने आए हों जहां झड़प होती हो, पर जैसे ही सीपीएम का रिजीम आता है, आपने देखा होगा सीपीएम के रिजीम में ईवीएम लूटना, मार धाड़ करना, बिना मारे हुए, बिना इंसान की जान लिए हुए, बिना मर्डर किए हुए कोई भी चुनाव ऐसा नहीं हुआ होगा मुझे लगता है बंगाल में। उसके बाद जैसे अभी आपके सम्मानजनक एक जो गेस्ट बैठे हुए हैं पैनल में, उन्होंने बहुत बखूबी एक बात कही कि सीपीएम के ज़्यादातर लोग जो है टीएमसी में जो भी चले गए हैं, जो क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, वही पूरा बीड़ा उठाते हैं, संभालते हैं इलेक्शन के दिन में। किस तरह से वोटर्स को रोका जाए, किस तरह से बमबाजी की जाए, किस तरह से आगजनी की जाए, किस तरह से मारा पीटा जाए। और टीएमसी के ज़्यादातर लोग आप देख रहे हैं, जहाँ खासकर पंचायत और कॉरपोरेशन इलेक्शन में तो इन लोगों का बोलबाला रहता है। और आज की खबर मैं बता दूं, मुर्शिदाबाद से भी खबर आ रही है, डोमकल में, वहाँ की ख्वातीनों ने कहा है कि टीएमसी के कुछ लोग तो हम लोगों को वोट देने से रोक रहे हैं, हमारा जो अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार, उसे देने से रोक रहे हैं। तो ये बात सही है कि पूरे हिंदुस्तान में जितने भी स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज ले ले, बंगाल में हिंसा होती है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ये नहीं होना चाहिए, पीसफुली होना चाहिए। पर ये भी तो बात सही है, अगर किसी को अपना वोट का अधिकार देने को नहीं मिलेगा, उसे मना किया जाएगा, उसे जबरन उसे घर में रखा जाएगा, तो जाहिर सी बात है लोग रेजिस्ट करते हैं। और रेजिस्ट करने में जो लोग इस तरह के उपद्रवी होते हैं वो जान तक ले लेते हैं। चुनाव से पहले ही इस्लामपुर में एक आजम बोल के एक लड़के की मृत्यु हुई है, जो जिसे सीपीएम का कैडर कहा जा रहा है। देखिए, सीपीएम के कैडर हो, टीएमसी, ये कब की घटना बता रहे हैं आप बीजेपी, मुस्तफा? हाँ, ये पोल से 3-4 दिन पहले का घटना है इस्लामपुर का। आजम नाम के कॉमरेड का वहां पे मृत्यु कर दिया गया है। मैं साफ कह देना चाहता हूं, कांग्रेसी होने के नाते और एक शहरी होने के नाते, जान किसी की भी जाए, जान जान है, ये नहीं होना चाहिए। कांग्रेस इसकी कंडेम करती है, सरासर घोर कंडेम करती है। पर कहने का मतलब ये है कि 2 लाख से ज्यादा जो है पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पे तैनात किए गए हैं। लगभग 100 वोटर्स पे एक जो है पैरामिलिट्री फोर्स है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इलेक्शन कमीशन को इसका जवाब देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन, आपने कहा बिहार में भी सर हुआ, पर बंगाल में जो सर हुआ वो इंटेंसिव जो वर्ड है, वो खासकर इंटेंसिव का ज्यादा इस्तेमाल यहाँ किया गया है। आप कह रहे हैं कि वोट देने का अधिकार, लोग वोट देने निकल रहे हैं घर से, पर क्या आप ये सवाल नहीं उठाएंगे बंगाल में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पे 91 लाख वोटरों का नाम क्यों डिलीट किया गया? बंगाल में लोग मुखर्जी भी लिखते हैं, मुखोपाध्याय भी लिखते हैं। बंगाल में ज्यादातर मुसलमानों के नामों में एक स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से या टाइटल चेंज की वजह से आप उन्हें हैरेस्ट कर रहे हैं, उन्हें बार बार बुला रहे हैं। बहुत से लोगों का ये देखा गया, उनके पास पासपोर्ट, वैलिड पासपोर्ट है, उनके पास माध्यमिक का आईडी कार्ड, एडमिट कार्ड है, जो कि आपके 11 को लिस्ट में जो इलेक्शन। अरे मुस्तफा, आज तो वोट डाले जा रहे हैं, आज भी आप एसआईआर को कोस रहे हैं, ये थोड़ा समझ से परे है।
इसलिए कोस रहे हैं क्योंकि आप कह रहे हैं कि लोग वोट देने के लिए निकल रहे हैं, पर जो लोग वोट देना चाहते थे उनका क्या, तो उनका देखेंगे कौन कितनी जवाब खबरें देगा? शाम उनकी तक जवाब ऐसी देने आती है कि वोट डालने के लिए बूथ पर पहुंचे और वोट नहीं डाल पाए दरअसल, क्योंकि एसआईआर में उनका नाम कट गया था। जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वाले 14 लाख नाम जो आखिर में जिनको सुप्रीम कोर्ट ने भी शामिल नहीं होने दिया, उनके अलावा की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा एक भी नाम आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि बिहार इलेक्शन में भर भर के दावे किए गए थे कि एसआईआर के बाद बूथ पर लोग आएंगे, हंगामा होगा, मैं वोट नहीं दे पाया, लोकसभा में मैं वोटर था, इस तरह की घटनाएं बहुत देखने को मिलेगी। ये घटना सामने नहीं आई थी। समझ रहे हैं आप बात को? तो ये तो रहने देते हैं, चुनाव का दिन है, आज भी एसआईआर को कोसेंगे तो फिर जनता शायद माफ नहीं करेगी। क्योंकि मुद्दे दरअसल क्या रहे पश्चिम बंगाल में, उस पर अब चर्चा कर लेते हैं। पाठक जो आते हैं आप ही के पास, क्योंकि मुद्दे जो थे ना वो बहुत ज़्यादा हावी नजर आए। एक बंगाली जो बीजेपी को समर्थन देता वो किस तरह का होना चाहिए, और एक टीएमसी वाला बंगाली जो टीएमसी को समर्थन देता है, ये कैटेगरी लोगों ने दरअसल बात भी की कि बंगाल में अब डिवाइड हो रहा है ना। तो वो मैं आपसे थोड़ा सा समझना चाहूँगा। उससे पहले नंदीग्राम और भवानीपुर से जो बीजेपी के उम्मीदवार है शुभेंदु अधिकारी, वो वोट देने के लिए पहुंचे। वोट देने के बाद उनका बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा सनातन जीतेगा, सनातन की रक्षा होगी। बंगाल में इस बार बदलाव हो रहा है, इस बार परिवर्तन नहीं होगा तो बंगाल में सनातन खत्म हो जाएगा। ये बयान मैंने इसलिए कोट किया पाठक जी, ताकि वो आसानी हो कि बीजेपी का बंगाली और टीएमसी का बंगाली क्या वो लगभग डिफरेंस जो है वो समझाएंगे आप? देखिए, शुभेंदु अधिकारी जो बोल रहे हैं वो उनका टर्फ है, वो बीजेपी उसी टर्फ पर खेलती आई है। बीजेपी ने तो कभी धर्मनिरपेक्षता का राग तो अलापा नहीं, वो तो उनका था कि हमको हिंदू वोट चाहिए, मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए, तो वो उनका टर्फ है, वो उसी हिसाब से खेलते हैं। जहाँ तक आपने पूछा कि बंगाली दोनों में क्या अंतर है, तो वो अंतर जो है ना वो आपको अभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि कोई भी अपना मुंह खोलने के लिए वहाँ तैयार नहीं है। लेकिन आप जब ज़्यादा देर तक किसी से बात करेंगे तो होता क्या है कि जब आप 2 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, 10 लाइन में जब जाते हैं तो जो आपको पता, ऐसे ये नहीं बोलेगा कि मैं टीएमसी का हूँ या बीजेपी का हूँ, लेकिन वो बोलना शुरू कर देगा आपको कि हाँ थोड़ा सा तो बदलाव इधर होना चाहिए। फिर उसके बाद बोलेगा अब पैसा तो ठीक है, हमको नौकरी चाहिए। तो आप समझ लो कि ये बीजेपी वाले हैं और ये वोट करने वाले हैं बीजेपी को। टीएमसी वाले स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे बात करेंगे कि नहीं कोई समस्या नहीं है, दीदी ने बहुत बढ़िया किया, दीदी ने वो किया, दीदी ने ये किया। और वो दूसरा बंगाली जो उस तरह से, जो आपको कम्युनिस्ट वाले भी हैं, अभी भी कम्युनिस्ट में कुछ जिसको भद्रजन बोला जाता है, भद्रजन बंगाली है, तो वो क्या बोलेगा कि देखो बीजेपी भी वही करता है जो टीएमसी करता है। तो आप समझ लो कि ये बंगाली जो है ये कम्युनिस्ट वाला बंगाली है। तो आपको जब लंबी बात करोगे तभी आप पता कर पाओगे। बंगाल और बंगाली इतने सीधे नहीं है कि आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देंगे कि हम बीजेपी के हैं, हम टीएमसी के हैं या हम कम्युनिस्ट के हैं। उनसे बात करेंगे और जो बातचीत हुई है, जिस तरह से बातचीत लोगों के रिपोर्ट्स वहाँ से आ रहे हैं, तो उसमें भी यही, एक ने तो बाकायदे खुल के टीवी पे कहा कि हम तुमको नहीं बताएगा कि हम कौन सी पार्टी को वोट देगा, ऐसा करने पर हमारे जान को खतरा है। अब आप सोच लो वो किससे डर रहा है, आइदर टीएमसी से डर रहा है, तो टीएमसी के जो वहाँ पर जो लोकल गुंडे हैं, पुलिस है, उससे डर रहा है, या सीआरपीएफ से डर रहा है, अगर बीजेपी से डर रहा है। कम्युनिस्ट अभी तो उस हालत में नहीं है और कांग्रेस उस हालत में है नहीं कि किसी को डराया धमकाया जाए। तो जाहिर सी बात है वहाँ पे आपको बातचीत के रहने पर ही आपको पता लास्ट के दिनों में हमने देखा अनुराग ठाकुर पहुंचे, उन्होंने कहा मैं माछ भात खा रहा हूँ। फिर बीजेपी के बहुत सारे बड़े बड़े नेता है, बल्कि हेमंत बिस्वा शर्मा वो भी वहाँ पर नॉनवेज खाते हुए दिखे। और जाहिर तौर पर वो जो सिक्किम के एक एमएलए उनके बीजेपी के, जो कहते भी हैं कि हम लोग शौक से खाते हैं, उन्होंने तो आके कहा कि मैं बीजेपी का मांसाहारी लीडर हूँ, अपने शौक से हूँ, अपनी मनमर्जी से हूँ। तो ये किन वोटर्स को आकर्षित करने की उसका कारण है कि अभी आपने देखा होगा टीएमसी के जो नेता महुआ मोइत्रा टाइप के जो भी लीडर हैं, उन लोगों ने एक प्रचार तंत्र वहाँ पर प्रचार शुरू कर दिया कि अगर बीजेपी आती है तो आपका मछली छीन लेगी। तो जो ये मुद्दा जो उठाया मछली, और मछली से बंगालियों का क्या जुड़ाव है वो किसी को बताने की जरूरत है नहीं। तो इसको उन्होंने बहुत ज़्यादा जब प्रचार कर लिया तो बीजेपी को लग गया कि हो ना हो कहीं इस वजह से हमारे वोटर इधर उधर जाए।
तो सबने अपना अपना मछली, अभी कुछ दिन पहले शायद मुझे लग रहा है इसका भी फोटो आ गया था, क्या नाम कहते हैं आपको, तिवारी का, जो मनोज तिवारी का, तो उसका भी फोटो आया था। उन्होंने भी कहा था शौक से खाता हूँ। हाँ, नहीं, उसने वो खाते हुए उसने सिर्फ फोटो पोस्ट कर दिया, तो बहुत लोगों ने कमेंट किया कि मुंह में राम और सामने मछली, ऐसा भी चला। लेकिन हाँ, ये मुद्दा, मछली वाला मुद्दा टीएमसी का उठाया हुआ है, जिसको कि बीजेपी अब डिफेंड कर रही है। उस मुद्दा उसका था, डिफेंड बीजेपी कर रही है उसको। राहुल, आपसे, बीजेपी का जो बंगाली है वो अलग है, टीएमसी का अलग है? नहीं, यदि वहाँ पे बंगाली दो पार्ट में है। एक वो बंगाली जो बरसों से वहाँ के मूल निवासी हैं, वो वहाँ के मेन बंगाली हुए। दूसरे बंगाली जो घुसपैठी करके आए हुए हैं, ये दोनों में कल्चर डिफरेंस हमेशा रहा है। ये आप यदि बहुत वहाँ पे मैक्रो लेवल में जाएंगे तो इनका रहन सहन और उनका रहन सहन में बहुत काफ़ी अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि जैसे पाठक जी ने बताया कि बंगाली को मछली से प्रेम है और मछली के बिना वो रह नहीं सकते हैं, क्योंकि पीएम ने बीच में कई रैली में कहा कि हम मछली उद्योग को बढ़ावा देंगे, यानी मछली मछली शब्द को आया तो उन्हीं का एंटीडोट करने के लिए टीएमसी के लोगों ने कहा कि आपसे मछली छीन लेंगे, आपको मछली नहीं खाने देंगे, तो एंटीडोट हो गया। उसी का एंटीडोट करने के लिए आप देखे होंगे कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले, पीएम ने झाल मुड़ी खा लिया। बंगाल में झाल मुड़ी और मछली उतना ही पॉपुलर है कि जितना आप इसको कहिए कि मतलब शरीर में खून जैसे दौड़ते हैं वैसे ही है। आप यदि बंगाल में किसी भी ट्रेन पे जाएं तो झाल मुड़ी आपको कॉमन मिल जाएगा, मतलब हमेशा जहां जाएंगे वहां पे झाल मुड़ी। तो झाल मुड़ी से वो उस डोट को काटने की कोशिश की है पीएम ने, और टीएमसी को अपने ही पिच पे ला करके उसको बैटिंग करवाने की कोशिश की है। और जिसके बाद से आप देख रहे होंगे कि ममता बनर्जी भी झालमुड़ी डेवलपमेंट की बात को छोड़ करके झालमुड़ी क्यों खाया, झालमुड़ी को एसपीजी खिला रहा है, ये खिला रहा है, वगैरह वगैरह हो गया। यानी वहाँ के जो बंगाली हैं, अभी के जो बंगाली हैं, उनकी एक हार्दिक इच्छा होती है कि बंगाल के गौरव को लौटाया जाए। आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले लोगों को ये फक्र होता था कि हमारे बच्चे बंगाल में जाके पढ़ाई कर रहे हैं। यादवपुर यूनिवर्सिटी, कई ऐसे यूनिवर्सिटी है जिनका बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है। यानी बंगाल से पढ़ के निकलना अपने आप में एक गौरव माना जाता है। मेडिकल भी उस समय बहुत अच्छे थे। यानी कहने का अर्थ ये है कि जो वहाँ के मूल जो बंगाली हैं वो चाहते हैं कि बंगाल के गौरव को फिर से लौटाया जाए, और बीजेपी उसी चीज को पकड़ी हुई है कि हम बंगाल के गौरव को लौटाया जाए। बंगाल का गौरव क्या था? एक तो एजुकेशन हब था, दूसरा उद्योग भी रहा है। उद्योग जिसमें आप देखे होंगे टाटा नैनो को अंत में विरोध के कारण से वहाँ से हटाना पड़ा था। यानी उद्योग नहीं होने के चलते वहाँ के लोग पलायन भी कर रहे हैं, और पलायन का दर्द आप भी जानते हैं। बिहार, यूपी, बंगाल, इसमें जो पलायन करते हैं वो कितने पीड़ा में होते हैं। अभी 4 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था। वायरल मतलब क्या, सही न्यूज़ चली थी कि सूरत में लोग घर जाने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे लगभग 30 से 32 घंटा तक वेट कर रहे हैं कि हम इस गाड़ी में जाएंगे, टिकट है लेकिन सीट नहीं है। यानी पलायन तो सबकी मजबूरी होती है। तो बंगाल में भी जो पलायन है, वो भी जो वहाँ के मूल बंगाली हैं वो चाहते हैं कि हम अपने घर में रहें, हम रोज़गार हमारे अपने घर में मिले, ताकि हमें बाहर जाना ना पड़े। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि जो मुख्य रूप से बंगाली हैं, जो वहाँ के जो मेन कैडर बंगाल वाले हैं, वो चाहते हैं कि बंगाल की अस्मिता, बंगाल का गौरव फिर से लौटाया जाए। पाठक जी, लेकिन बंगाली पर्सन को, जिसको हम एक्चुअल कहते हैं बंगाली हिंदू, क्या वो पोलराइज हो सकता है? वो हिंदू मुसलमान वाले फेर में आ सकता है? क्योंकि बहुत ज़्यादा इस पर बात नहीं की जाती, लेकिन समझा यही जाता है कि बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा, कि बंगाल में ये हिंदू मुस्लिम वाला कार्ड शायद नहीं इफेक्टेबल है उतना। देखिए, दरअसल हिंदू मुस्लिम वाला कार्ड तो बीजेपी ने भी नहीं खेला ना इस बार। आप देखिए, उसने बीजेपी ने घुसपैठिया बनाम इंडियन कर दिया ना।
उसने उसको करना जो था उसको थोड़ा सा मुलम्मा चढ़ा के कुछ और रूप में किया, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि मैं भारतीय मुसलमानों के खिलाफ हूँ, कहीं नहीं बोल रहा वो बोल रहा है घुसपैठिया। और उस चक्कर में जो SIR हुआ है, आप देखिए कि उसमें 90 लाख वोटर इधर से उधर हो गए ना, कट गए, उनके नाम कट गए, या जो भी अभी डिलीटेड है, टेम्पररी डिलीटेड है या नहीं है, जो भी है। और पिछले बार का जो आप देखिएगा कि जो दोनों के वोटिंग परसेंटेज, जो एग्जैक्ट वोट है बीजेपी का और TMC का, वो तकरीबन 60 लाख के करीब है, और 90 लाख वोटर डिलीट हो चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी ने उसे कहा कि ये लोग घुसपैठिए थे जिनको कि ममता दीदी ने बसाया था, और उसमें सच्चाई भी है, क्योंकि यही ममता जब लोकसभा में रहती हैं तो बाकायदे फाड़ती हैं, पन्ने फाड़ के लोकसभा स्पीकर के मुंह पर फेंकती हैं कि आप घुसपैठिया क्यों नहीं रोक पा रहे बंगाल में, इतने लोग बांग्लादेश से आ गए, ये हो गया। लेकिन जब CM बनती है तो चूंकि उनका वोट बैंक हो जाता है तो वो उस पर नहीं बोलती हैं। तो बीजेपी ने इस मुद्दे को इस तरह से उठाया, डायरेक्ट हिंदू मुसलमान नहीं किया। नहीं, जैसे आज का जो बयान है शुभेंदु अधिकारी का, सनातन जीतेगा, सनातन की रक्षा होगी, बंगाल में इस बार बदलाव हो रहा है, परिवर्तन नहीं होगा तो बंगाल में सनातन खत्म हो जाएगा। देखिए, ये सनातन बंगाली विश्वास करता है? नहीं, बंगाली, देखिए बंगाली, अब वही मैंने आपको कहा कि बंगाली के मन में क्या चल रहा है ये 4 मई को बॉस पता चलेगा। आप अभी से कयास लगाते रहिए, आपको कुछ भी नहीं पता चलने वाला। वोटिंग आज हो रही है, फिर 29 तारीख को भी होगी। 4 तारीख को पता चलेगा कि शुभेंदु अधिकारी ने जो स्टेटमेंट दिया उसका कोई असर हुआ या दीदी का जलवा बरकरार रहा। इसीलिए अभी इसके लिए बोलना बेकार की बात है कि कौन सा मामला चल जाएगा, क्या नहीं चलेगा, हाँ चलेगा। और जहाँ तक सनातन में खतरे की बात है तो जाहिर सी बात है उनको सूट करता है तो वो बोलेंगे ना, क्योंकि उनका वोटर जो है वो उसी को एड्रेस कर रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए दीदी जाती है जहाँ तो अपना साड़ी पल्लू देखेंगे आप, उस हिसाब से उड़ती है, और वहाँ पर जहाँ जिस तरह की भीड़ देखते हैं उस हिसाब से बात करती है। तो जब शुभेंदु अधिकारी जो ये बात बोल रहा है उसके सामने एक महिला है जो कि रोते हुए आ रही है और वो बोल रही है, वो बंगाली में बोल रही है, शुभेंदु अधिकारी उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, ट्रांसलेट करके कह रहे हैं कि ये महिला कह रही है कि अगर आप हैं तो हिंदू है वरना नहीं है। इस पर शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि मैं तो ये पहले दिन से बोल रहा हूं कि सनातन तभी रहेगा जब बीजेपी रहेगी और ये रहेगा। तो ये वो प्रतिक्रिया है जो महिला रोते हुए, जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में सनातन की तस्वीर जब हम देखते हैं तो एक अग्रेशन, एक चेहरे पर गुस्सा वाला वो भाव, वो जो फ्लैग में जो तस्वीरें बदली, जो झंडा लेकर जहाँ निकलते थे, चलते थे, वो अग्रेशन वाला सनातन शायद पश्चिम बंगाल में नहीं। वो एक देखिए एक बात बताएं, जो सनातन है वो उसमें एग्रेशन है ही नहीं, कहीं भी होगा। आप जिस एग्रेशन की बात कर रहे हैं, अगर जैसे रामनवमी पर जो झंडा लेके भगवान राम को दिखाया जाता है उसमें अग्रेशन आ गया है। नहीं, हनुमान जी को जहाँ दिखाया जाता है वो अब अग्रेशन वाला एक उसको देखिए, उसको क्या हुआ है कि नेताओं ने प्रचार प्रसार कर दिया कि आप जय श्री राम बोलेंगे तो एग्रेशन है, सिया राम बोलेंगे तो एग्रेशन नहीं है। तो जाहिर सी बात है जब नेता वैसे बात करेंगे तो उसके कार्यकर्ता भी उसी तरह से उस पर रिएक्ट करेंगे। तो आपको लगता है या लोगों को लगता है कि ये एग्रेशन है। एग्रेशन अगर वो सनातनी है वो एग्रेसिव नहीं हो सकता, क्योंकि वो जब मंदिर से निकलता है तो आप देखते होंगे उसके सर झुके हुए रहते हैं, वो उस पर बात भी नहीं करता कि मैंने भगवान से क्या मांगा या नहीं मांगा, हाँ किया हाँ ना किया। तो इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। अब हो रही है, चुनाव है, इलेक्शन के टाइम में तो कल से हम लोग बात कर ही रही हैं, कहाँ से कहाँ बात जा रही है। तो इलेक्शन का वक्त है, सब अपने अपने मतदाता को एड्रेस कर रहे हैं, उसको अपने हिसाब से उसको इधर उधर कर देते हैं, तोड़ मरोड़ दे रहे हैं उसको। मुस्तफा, दरअसल आपसे अब मैं समझना चाह रहा हूं, वो 2 से 77 जो पहुंच गए थे ना, वो शायद ये सनातन वाला कार्ड ही था। हम भले ही यहां पर बात कर रहे हैं चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन उसका इफेक्ट अगर चला तो फिर तो मामला बहुत गंभीर हो जाएगा अपने आप में। क्या ये संभव है पोलराइजेशन उस तरीके वाला? बीजेपी के नेताओं को सनातन धर्म का जो ठेकेदार बन रहे हैं उनको हम लोग कहना चाहते हैं कि बीजेपी
1980 से जब पहले गठन नहीं भी हुई थी तब भी सनातन था। सनातन का जो रिवाज है, सनातन धर्म बहुत ही पुराना एक रिवाज है, एक अस्मिता है, और सनातन का ठेका सिर्फ बीजेपी ने नहीं ले लिया है। ये वोट पोलराइजेशन के लिए, चूंकि ये मेजॉरिटी पॉलिटिक्स करते हैं और इनके नेता जिन्होंने संविधान की शपथ ली है, चीफ मिनिस्टर बने हैं, फिर भी ये लोग खुलेआम जो है जनमानस को कहते हैं कि हमें मुस्लिमों की वोट नहीं चाहिए, हमें हिंदुओं का वोट चाहिए। हम लोगों ने, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि हम लोगों ने यूपी में अजान बंद करवा दिया, रास्तों में नमाज बंद करवा दिया। तो इस तरह वो दिखाना चाहते हैं कि बंगाल में भी हमें लाए, बंगाल में भी हम लोग बंद कर देंगे। पर हम लोग कहना चाहते हैं कि बंगाल सच में गंगा जमनी तहजीब का शहर है, गंगा जमनी तहजीब की ज़मीन है। और यहाँ पे सदियों से, आप लोग भी कलकत्ता में आपकी टीम आई होगी तो आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ हिंदू मुस्लिम एक ही बस्ती में रहते हैं और बहुत खुशी से ईद भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं, होली भी मनाते हैं, रमज़ान भी मनाते हैं। तो यहाँ पे जो है पोलराइजेशन की कार्ड नहीं चलने वाली। जितना भी मछली खा लें और जितना भी झाल मुड़ी यहाँ पे आके खा लें, झाल मुड़ी का जो झाल है वो 4 मई को उनको समझ में आ गया बीजेपी के नेताओं को। इस बार आवाम ने मन बना लिया है, इस बार आवाम राहुल गांधी के साथ जाने वाली है। इस बार राहुल गांधी के साथ तो जारी, राहुल गांधी खुद कितनी बार आए थे पश्चिम बंगाल? राहुल गांधी पूरे चुनाव में से इतना डर प्रशासन को, बीजेपी टीएमसी को इतना डर है कि मालदा, मुर्शिदाबाद, रायगंज में उन्होंने सभा किया। उसके बाद 23 को शहीद मीनार को आने वाले थे, मटिया ब्रुज आने वाले थे, श्रीरामपुर, परमिशन डिनाई किया गया ये बोलकर कि उस दिन किसी और पार्टी का प्रोग्राम है। पर इलेक्शन कमीशन के रूल्स के मुताबिक अगर प्रोग्राम होता भी है किसी और पार्टी का तो 250 मीटर की दूरी पे हो सकता है। पर हम लोगों के परमिशन को डिनाई किया गया। पर WPCC हमारे लीडरों के मुताबिक ये जानकारी है कि 25 तारीख को शहीद मीनार, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने सहयोग साथ नहीं दिया, उसके अगले दिन प्रोग्राम कर लेते, उसके 5 दिन बाद प्रोग्राम कर लेते। कुल कितने प्रोग्राम राहुल गांधी ने किए पश्चिम बंगाल में चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद? वहीं से क्लियर हो जाएगा। पर हमारे नेशनल प्रेसिडेंट खड़गे जी कई बार आ चुके, हमारे स्टार प्रचारक अजरुद्दीन साहब जो मिनिस्टर है कर्नाटका तेलंगाना गवर्नमेंट में, वो आ चुके हैं। इसके बाद सचिन पायलट साहब आए हैं। इनके बाद दीगर हमारे बहुत सारे स्टार प्रचारक जो हैं, इमरान प्रतापगढ़ी साहब आए हैं, राहुल गांधी जी भी आए हैं, प्रियंका गांधी जी, तो तमाम स्टार प्रचारक हैं। ये देखकर टीएमसी, अच्छा, इसको समझेंगे पाठक बाद में, राहुल गांधी क्यों नहीं गए, शायद ये एक बड़ी वजह यहाँ पर है। हाँ, इमरान राकिम साहब भी चर्चा का हिस्सा बन चुके हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बड़ा चेहरा इस वजह से है क्योंकि वो राजनीति पर खुलकर बयान देते हैं। किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध नहीं है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक बहुत तगड़े हैं। इमरान राकिम साहब, स्वागत है आपका बहुत बहुत। तीनों पॉलिटिकल पार्टी कहाँ पर स्टैंड कर रही है वो जल्दी से आप समझाइएगा, उसके बाद बाकी चीज़ों को आपसे समझेंगे। टीएमसी, बीजेपी और लेफ्ट, इनका कद फिलहाल वहां पर क्या है? इमरान राकिम साहब, आवाज मिल रही है आपको? कनेक्ट करेंगे इमरान राकिम से एक बार फिर से और उनसे इस चीज़ को समझेंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में मौजूदा सिनेरियो किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बना हुआ है। लेकिन पाठक जी, राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में कितने दौरे उन्होंने किए और कांग्रेस वहां पर क्या कर रही है फिलहाल, वो बताइएगा। क्योंकि सब कह रहे हैं बस एक अधीर रंजन चौधरी, उसके बाद नजर नहीं आ रहा कुछ भी। लोग दरअसल ये बातें कर रहे हैं, इसीलिए आपसे। हो सकता है, अब कांग्रेस के मन में क्या है ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन जो उनकी एक्टिविटी है, जिस तरह से उन्होंने चुनाव प्रचार को रिलक्टेंटली मतलब किया है, उससे तो यही लग रहा है कि शायद वहाँ पर वो इंडी गठबंधन जो है उसका धर्म का पालन कर रहे हैं। अब अभी प्रवक्ता साहब बोल रहे थे कांग्रेस की कि उनके जो सभा होने वाली थी उसको डिनाई कर दिया गया। तो इस पर टीएमसी का कहना है कि जो एक प्रॉपर वे होता है, ऑनलाइन उसके लिए आवेदन करना पड़ता है, 3 से 4 दिन का समय लगता है या कुछ और भी जोर लगता है, उसका कांग्रेस ने पालन नहीं किया, इसीलिए हमने उसको डिनाई कर दिया। अब ये यहाँ पर मुझे तो लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तो पूरी की पूरी टीम है जो हर जगह काम करती होगी, तो टीएमसी के इस सवाल का उनको जवाब देना चाहिए था।
दूसरी बात, नहीं, जवाब देना चाहिए था। और जो देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है उसको ये नियम नहीं पता है क्या? उसको ये नियम नहीं पता है। उस पर भी राहुल गांधी का अगर वहां पर इनको सभा करानी है तो आपको क्या लगता है 3 से 4 दिन में फैसले होने चाहिए? क्या बंगाल का चुनाव का अनाउंसमेंट कब हुआ? आपको नहीं पता कि आपके कितने उम्मीदवार खड़े होने? अधीर रंजन चौधरी, ईमानदारी की बात है कि अधीर रंजन चौधरी अकेले दम पर मुर्शिदाबाद में टक्कर लेने की कोशिश कर रहे हैं। उनको कोई सपोर्ट नहीं है, कांग्रेस के किसी भी लीडर का कोई सपोर्ट नहीं है। अगर अधीर रंजन चौधरी वहां से जीतते हैं तो वो अधीर रंजन चौधरी की जीत है, कांग्रेस की जीत नहीं कही जाएगी, भले ही कांग्रेस उसे अपने आप में ले ले। क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी देख लिया कि वहां पर कांग्रेस ने कितना जोर लगाया। तो कांग्रेस ने बंगाल में सरेंडर किया है, तमिलनाडु में भी सरेंडर किया है, असम में लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, केरल में उनको एज है। नहीं, लेकिन बंगाल में अपने कार्यकर्ताओं को दिखाया कि हम मजबूती से लड़ रहे हैं चुनाव, हम मजबूती से लड़ रहे हैं ताकि कार्यकर्ताओं का जो हौसला है ना वो पस्त ना हो, कहीं बाद में वो किसी दूसरी पार्टी की राय इख्तियार ना कर ले। इतना तो हुआ है। हाँ, वो देखिए कोशिश तो मैंने क्या कहा, अब जैसे खड़गे साहब जा रहे हैं या प्रियंका गांधी, भाई राहुल गांधी का कद अलग होता है, ये तो समझना होगा ना। ये तो कांग्रेस को भी समझ में आती है ना कि राहुल गांधी जहां जाते हैं वहां का एक समा अलग बनता है, उनके वोटर्स अलग तरह से उत्साहित होते हैं। तो ये तो कांग्रेस को भी तो समझ में आती होगी ना। तो कांग्रेस उस पर क्यों नहीं जोर दी? उसको जोर देना चाहिए था कि नहीं, हमको राहुल गांधी की सभा है। अब अभी कांग्रेस के प्रवक्ता आए हुए हैं, इन्हीं से पूछ लीजिए कि सेकेंड फेज के लिए उन्होंने कितने वहां पर मीटिंग्स के लिए अप्लाई किया है या एप्लीकेशन किया या कितने मीटिंग्स वो करने वाले हैं। मुझे तो नहीं लगता कि शायद वो बता भी पाएंगे कि राहुल गांधी कितने दौरे करेंगे अभी, जबकि दूसरी पार्टियों का देखिए दौरा पहले से फिक्स्ड है, फिर सिर्फ टाइम पर उसका सामने आता है कि आज इसकी रैली है, कल उसकी रैली है। तो ये तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में संगठनात्मक रूप पे जो है कहीं ना कहीं लैक लस्टर दिखाई देता है, जिसका खामियाजा अभी कांग्रेस वहाँ भुगत रही है। ये खबर अभी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। मुर्शिदाबाद में धरने पर बैठ गए हैं दरअसल हुमायूं कबीर और उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। पुलिस भी वहां पर मौजूद है और चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। तो सिलीगुड़ी से भी खबर है, टीएमसी और बीजेपी कारकुनान के बीच यहाँ पर झड़प देखने को मिली है। मगरबी बंगाल में 11 बजे तक के जो आंकड़े हैं वो भी आ गए हैं। ये 41% पोलिंग, 41.11% पोलिंग आपका बंगाल ये वाकई में ये सबसे बड़ी खबर है शायद इस वक्त की। और तमिलनाडु में भी 11 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक 37% से ज्यादा पोलिंग तमिलनाडु में हुई। पोलिंग बूथ पर लंबी कतारें अब भी देखी जा रही है। पश्चिम बंगाल में 41%, 11 बजे के आंकड़े। तो ये बम्पर नहीं, महाबम्पर है। महाबम्पर है, क्योंकि पिछली बार 83-84% के करीब पोल हुआ है, 84 या 86 कुछ इस तरह का है। तो इस बार भी ठीक है, 2-2 घंटे में आप देखें 19-20% का अगर एवरेज चलता है तो 6 बजे तक आप 80+ पे चले जाएंगे। और 80+ अगर तो ये बड़ी खबरें जो पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु इलेक्शन से निकलकर सामने आ रही, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। सिलीगुड़ी में टीएमसी और बीजेपी कारकुनान के बीच झड़प देखने को मिली है और मगरबी बंगाल में यानी पश्चिम बंगाल में 11 बजे तक 41% पोलिंग हो चुके हैं। ये महाबम्पर पोलिंग इसको दरअसल कहा जाएगा। और तमिलनाडु में 11 बजे तक 37% वोटिंग। तो सुबह 11 बजे तक के आंकड़े जो थोड़े से कम नजर आ रहे थे, लोग बात कर रहे थे कि शायद क्यों वो रुझान नहीं है, क्या मौसम इसके पीछे बड़ा फैक्टर है, लेकिन नहीं, अब लंबी लंबी कतारें पोलिंग बूथ के बाहर देखी जा रही। मुंसिफ के स्क्रीन पर इस वक्त की आप सबसे बड़ी खबर को देख भी पा रहे हैं। अब देखिए 4 घंटे में अगर 41% की वोटिंग है तो 2021 में तो 83% की वोटिंग हुई है। तो नेक्स्ट 4 घंटे में अगर इस तरह से पोलिंग होता है तो आप 82+ पे चले जाते हैं। और इसका मतलब 11 से 1 से 3, उसके बाद 3 घंटे की पोलिंग बची हुई है। अच्छा, वो जमाने लग गए ना, 59%, 56% पोलिंग, 65% तो बहुत खुशियां मतलब मनाई जाती थी कि 65% वोटिंग हो गई साहब। बंगाल में देखिए 2016 में भी 83%, 82.66 है और 221 में 83.17 है। तो इस बार भी 80+ पे जाना है और अच्छी बात है कि जितना पोल हो जाए। और जो आपने SIR बोली तो सफाई काम जो हुआ है उसके हिसाब से हुआ है कि जो अब साफ सुथरे हैं, सिर्फ वही वोट डालने जा रहे हैं ना। पहले क्या होता था कि पहले कूड़ा भी था उसमें, तो कूड़ा अगर निकल गया है तो जाहिर सी बात है पोलिंग परसेंट 90% ऑटोमेटिक, यस, फिर 90%, यस, ऑटोमेटिक ऊपर जाएगा वो। नौशाद मोमिन साहब इस चर्चा का हिस्सा बन चुके हैं, CPIM के प्रवक्ता हैं दरअसल। और नौशाद साहब,
इस पर सबसे पहले आपका रिएक्शन। 41% पोलिंग हो चुकी 11 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक। जी बहुत शुक्रिया। सबसे अच्छी बात यह है कि पश्चिम बंगाल के अवाम इस मर्तबा खास तौर से वोटिंग के लिए बहुत संजीदा है और एसआईआर ने मजीद उनको संजीदा बना दिया। ऐसे में तवक्को यह है कि जो अच्छे और जेन्युइन वोटर जो हैं वो वोट देंगे और जितने जारी डेथ और रिलोकेटेड जो लोग थे वो को वोट नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे में ये खुशी की बात है कि यहाँ के वोटर अपना जो राय है, अपनी राय वो दे रहे हैं और यकीनन उम्मीद करते हैं कि 90% तक शाम तक यहाँ की वोटिंग होगी। इसके पीछे जो बड़ी वजह है वो आप एक तो एसआईआर को बता रहे हैं, और क्या पश्चिम बंगाल के लोग भी जानते हैं कि वोट देना बहुत जरूरी है, चाहे वो सरकार बचाने के नाम पर हो या बदलाव के नाम पर? देखिए, असल में मगरबी बंगाल के अवाम हमेशा जागरूक रहे हैं। यहाँ पर कोई ऐसा मसला कभी नहीं रहा है कि वोटिंग के मामले में खासतौर से या सियासत के मामले में। लेकिन इधर जो एसआईआर जो हुआ है, एसआईआर होने के बाद बहुत लोगों में खौफ का एक माहौल पैदा हो गया। जो लोग हैं उनको इस बात का एहसास हुआ कि अगर हम लोग इस मर्तबा वोट न देंगे तो मुमकिन है कि आइंदा बरस उनको वोट का नाम काट दिया जाए। तो ये भी एक वजह है। इस वजह से मैं समझता हूं कि वोट का परसेंटेज जो है ज्यादा पड़ा है। और मगरबी बंगाल के लोग हमेशा सियासी तौर पर बाशऊर हैं, हमेशा तब्दीली के लिए ही वोट दिया है इन्होंने। अब ये तब्दीली कभी अच्छी हुई है, कभी अभी हो गई है। मैं समझता हूं कि इस बार तब्दीली हुई है और ये तब्दीली नहीं है। मेरे ख्याल से हम असेंबली का पूरे इम्कानात है और जो लोग जो भी कह दें कि हमें इतना मिल जाए, हमें इतना मिल जाए, हमें इतना मिल रहा है, ये सब सियासी शोबदाबाजी है। हकीकी तौर पर यहाँ जो पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं वो लोग खामोश हैं और उनके दिल में क्या है ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। अच्छा, कौन सा वो बड़ा मुद्दा था जिसको लेकर सीपीआईएम मैदान में उतरी थी? देखिए, सीपीआईएम ने सबसे पहले जो हमारा जो ये था, यहाँ जो बेरोजगारी जो जिस तरह से बढ़ी है उस बेरोजगारी को खत्म करने के लिए और रोजगार के मौके पैदाश करने के लिए, रोजगार के मौके पैदा करने के लिए हमें रास्ते निकालने हैं। ये हमारा पहला मकसद है। इसलिए हम लोगों ने, और जो यहाँ पर बदउनवानी जिस तरह से फैली थी, जिस तरह से एजुकेशन के तक में घोटाला हुआ, बालू घोटाला हुआ, राशन घोटाला हुआ, जिस तरह के जितने भी मुमकिनात थे घोटाले के वो तमाम के तमाम यहाँ हुए हैं। उसके खिलाफ हम लोग मुत्तहिद हुए हैं, आवाज बुलंद की है और खास तौर से रोजगार के मसाइल को हल करना हमारा पहला मकसद है। और साथ में हम लोगों ने हमारा जो मैनिफेस्टो है, जिस मैनिफेस्टो में 12 पॉइंट हम लोगों ने दिया है, उस पर मैनिफेस्टो में मैनिफेस्टो का जो पहला पॉइंट है वो ये है कि हम लोग अगर सरकार में आते हैं तो 100 यूनिट बिजली तमाम लोगों को मुफ्त कर देंगे। दूसरा जो अहम है कि हर खानदान से एक शख्स को सरकारी नौकरी फराहम किया जाएगा। ये हमारा 2 सबसे अहम एजेंडा है। और तीसरा जो है कि सीनियर सिटीजन के लिए हम लोग 6000 रुपया महीना हम लोग प्रोवाइड करेंगे। ये हम लोग का जो हमारे जो एजेंडा है, इसके जो अहम जो चीजें हैं। और पाठक जी समझेंगे कितने लेफ्ट बचे पश्चिम बंगाल में। हाँ, वो आपसे समझेंगे कि उससे पहले राहुल आपसे दरअसल वो जो चर्चा में जिस तरह से बात की कि पश्चिम बंगाल के लोग पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, बाशऊर हैं, ठीक है। पश्चिम बंगाल में जब हम लोगों से बातचीत करते हैं, हमारे भी जो रिपोर्टर्स हैं उन्होंने यही कहा कि लोग दरअसल पहले ही बताते हैं कि जब पूछते हैं ना काम क्या करते हैं, किसके लिए काम करते हैं, बीजेपी टीएमसी, जवाब मुंह से उनका दरअसल ये आता है। इसकी वजह यह है कि वो पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, चीज़ों को समझते हैं। शायद इस वजह से भी वोटिंग फीसद बहुत हैरान कर देने वाला है। राहुल, नहीं, 2 स्टेट जो है पॉलिटिकली रूप से काफी अवेयर है, एक तो बिहार, दूसरा बंगाल। दोनों में लोगों को भले ही भोजन ना मिले लेकिन देश दुनिया की और पॉलिटिक्स की बात को वो ऐसे जानते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दूसरे राज्य में यदि आप किसी व्यक्ति से पॉलिटिक्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा वो इंटरेस्ट नहीं लेगा, करेगा छोड़ो ये सबसे विधायक का नाम नहीं पता होता है, ठीक है। लेकिन बंगाल
का जो मिट्टी है वह मिट्टी हमेशा से बदलाव की मिट्टी रही है। यानी वहाँ पे लोग पॉलिटिकल काफ़ी अवेयर रहे हैं। और SIR का जो मुद्दा हुआ है उसके कारण से क्या हुआ कि मैं कल ही अपने परिवार से वहाँ बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि एक मैसेज, जैसा हमारे गेस्ट बता रहे थे, एक मैसेज वहाँ पे फैला है या प्रोपेगेंडा के रूप में फैलाया गया है कि यदि आप वोट नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपका सिटीजनशिप चला जाए या अगले बार से आपका नाम काट दिया जाए। तो ये भी एक फियर फैक्टर के कारण से लोग बहुत तेज़ी से वोट डाल रहे हैं। दूसरा कि SIR होने से एक सफाई हो गई और जो कई लोग जो अपना वोट देना चाहते थे पहले भी, लेकिन किसी कारण से वो नहीं डाल पाते थे, कुछ गड़बड़ी के कारण से, कुछ प्रशासन के कारण से, कुछ और भी कारण से। लेकिन इस बार जो सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं, और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि अमित शाह और कई जो लीडर्स हैं वो बार बार लोगों को कह रहे हैं कि आप भय मुक्त होकर वोट कीजिए, आप किसी से डरिए नहीं, CRPF आपके लिए है, आपके लिए प्रशासन है। यानी लोगों को यह बताया जा रहा है कि पोस्ट जो हिंसा होती थी, इलेक्शन के बाद जो पोस्ट हिंसा होती थी, अक्सर आप देखे होंगे कि बंगाल में इलेक्शन के बाद भी बहुत सारे हिंसा हो जाती है। तो उसके या हिंसा के डर के कारण क्या है कि आपने उसको वोट दिया तो हम उसका रिवेंज लेंगे, आप एंटी वोट दिए तो हम रिवेंज लेंगे। तो मुझे लगता है कि इस बार निर्वाचन आयोग यह समझाने में सफल रही है कि आप डरिए नहीं, आप घर से निकलिए और अपना मतदान कीजिए। इस कारण से वोट परसेंटेज जो है पहले की तुलना में बढ़ता दिखाई दे रहा है, और उम्मीद हम करते हैं कि यह 5 बजे तक लगभग 80-90 के आसपास पहुंचना चाहिए। 80-85 के बीच में पहुंच जाए तो बहुत अच्छा एक रहेगा। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा संकेत है और लोग निकल रहे हैं इसमें से। तो पश्चिम बंगाल के राजनीतिक समीकरण को हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया। जिक्र तमिलनाडु का भी होगा जब अगला सेशन फिर से हम यहाँ पर बैठेंगे। लेकिन फिलहाल लेफ्ट कितनी बची बंगाल में, पाठक जी? लेफ्ट कितनी बची है तो लेफ्ट वाले को भी शायद पता नहीं है। अच्छा। क्योंकि लेफ्ट कहाँ बची है, कितनी बची है। देखिए, लेफ्ट का जो मेजर वोट था वो वही मुसलमान थे जो आज TMC के साथ हैं। सच्चर कमेटी की एक रिपोर्ट आती है जिसमें कहा जाता है कि पूरे देश में पश्चिम बंगाल के मुसलमान सबसे दबे कुचले पिछड़े हैं। इसके बाद ममता बनर्जी माँ माटी मानुस का नारा देती है और वही मुसलमान पूरा का पूरा उठ करके TMC में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के जो लेफ्ट के वोटर थे वो तो चले गए। अब लेफ्ट के भाई साहब बोल रहे थे कि अभी हम बेरोजगारी और ये सब दूर करने के लिए और पैसे देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। दरअसल 1967 के पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो इतने बुरे हालात नहीं थे, लेकिन 1967 के बाद जब से लेफ्ट आई, वहाँ जितने भी उद्योग धंधे थे, आप अभी भी जाइए, आप कोलकाता में जाइए और कोलकाता के पुराने इलाके में जो कोलकाता से सटा हुआ इलाका है उसमें जाइए, आपको बड़ी बड़ी इंडस्ट्री दिखेगी, बड़े बड़े गेट दिखेंगे, उसके सामने एक ताला लगा होगा। वो किसके राज में हुआ? इसका जवाब अभी भी लेफ्ट के पास नहीं है। ये जवाब अगर वो दे दें तो आज भी लेफ्ट की सरकार आ सकती है, लेकिन इनके पास कोई जवाब नहीं है क्योंकि इनके ज़माने में ये सारी बातें हुई है, जिसके बाद उकता करके जैसे ही बंगाल के लोगों को ऑप्शन मिला वो ममता बनर्जी की तरफ चले गए और ममता बनर्जी को जिता दिया। कांग्रेस को निपटाया लेफ्ट ने, लेफ्ट को निपटाया। अभी जो है, अब जो बंगाली है उनको लगता है कि यार इसमें भी हमारा बेरोजगारी तो दूर हुआ नहीं और भी बहुत सारी समस्याएं आई, तो अब जो है उसको बीजेपी, दरअसल वहां पर एक वैकेंट होता है, दूसरा घुस जाता है। ऐसा नहीं है कि बंगाल में कुछ बड़ा होने जा रहा है। और एक और चीज, जो आएगा ना वो लंबे समय तक टिकेगा। अभी तक का इतिहास तो यही कह रहा है। हाँ। अभी तक का इतिहास ये कह रहा है, लेकिन इतना लंबे समय तक किसी के लिए भी टिकना। हाँ। मैं किसी भी पार्टी की बात कर रहा हूं, उसमें आप ये मत जोड़िएगा कि ये पार्टी वहां
पीएम सीएम डीएम जो भी हो, किसी भी पार्टी के लिए अगर वो 3-4 बार लगातार जीत जाती है तो वो स्टैग्नेशन में चले जाते हैं। उसको लगता है कि यार टेकन फॉर ग्रांटेड है, ये तो हमारा वोटर है, ये हमको वोट देगा, वो उसका वोटर है, वो उसको वोट देगा ही। इसके बाद क्या होता है कि आप जानते हैं, आप अपने घर में एक घड़े में पानी रख दीजिए, उसको आप 6 महीने तक नहीं बदलिए तो क्या होगा, उसमें कीड़े पड़ेंगे ना। हाँ। उसमें मच्छर पैदा होंगे ना, उससे डेंगू होगा ना आपको। तो ये तो पब्लिक को समझना चाहिए। अगर पब्लिक, जैसे राहुल जी ने कहा कि पब्लिक जो है वो बिहार और बंगाल की वो बहुत चेतनशील है, लेकिन मुझे बंगाल में थोड़ा सा दिक्कत नजर आता है, क्योंकि वो जो है सो जाते हैं, 3-3, 4-4 बार एक को जिता देते हैं। बिहार में ऐसा नहीं होता। बिहार में बहुत जल्दी आदमी सो के उठ जाता है और फिर अपना चादर झाड़ के समेट दे रहा है उसको। ऐसे भी रहीम कहा जाता है हाँ। कि यदि आप एक अच्छा राज्य, अच्छा देश चाहते हैं तो रोटी को पलटते रहिए। राजस्थान, हाँ, रोटी पलटते रहिए। अगर रोटी एक ही साइड में बहुत लंबे समय तक रह गई तो रोटी जल जाएगी। यानी उसी प्रकार से यदि कोई भी पार्टी लंबे समय तक अगर वो हो जाती है तो वो अपना मूल उद्देश्य भूल करके वो अपने आप को किंग जैसा समझने कोई लगता पार्टी है। रिपीट नहीं कर पा रही राजस्थान में। हाँ, लोग बड़े चालू हो गए और सबसे लेते हैं। जब भी जी। सरकार का जब लास्ट वो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल चल रहे होते हैं, भर भर के लोग लेते हैं, फिर उसको पलट देते हैं। नहीं, उसके पहले ये- थोड़ा हाँ। चाहिए। तमिलनाडु में भी देखिए थे, जब तक जयललिता थी दोनों एक दूसरे को पलटते रहते थे, कभी डीएम। अच्छा, राजस्थान में तो ये भी आरोप लगे कि वसुंधरा और अशोक गहलोत मिले हुए हैं, जानबूझ के एक दूसरे को उल्टाते पलटाते और अपना राजनीतिक फायदा लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफा साहब, आपका भी, और आपका भी नौशाद साहब। फिर से हम कनेक्ट होंगे, फिर से हम जुड़ेंगे पश्चिम बंगाल में और जो चीजें उनको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे जरूरी, टीवी के तमिलनाडु में डीएमके प्लस और बीजेपी प्लस क्या उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर देगी, इस सवाल का जवाब आपको देंगे। लेकिन ब्रेक के बाद जल्द मुलाकात करेंगे। मेरा वोट मेरी सरकार में फिलहाल इतना ही। उनका इजाजत, बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।